Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. और हमने अपने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बायोमैकेनिक्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी फिनिश कर लिया, अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन लोअर एक्सट्रीमिटी और इसके अंदर आज हम हिप बायोमैकेनिक्स देखेंगे, देन हम नी एंकल पर जाएंगे। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ हिप, जैसे हम सबको पता है कि हिप इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, और इसके ऊपर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। 3 भी इसके अंदर एक्सिस पे मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक प्लेन, उसका एक्सिस, देन एबडक्शन रिडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। और जॉइंट कार्टिलेज कवर्स बोथ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। द कार्टिलेज ऑन द एसिटाबुलम इज थिकर around its periphery where it emerges with a rim or labrum of fibrocartilage that contributes to the stability of a joint। ये मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़ चुके होंगे उसके अंदर एनाटॉमी में। ठीक है, सो एसिटाबुलम इसका, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें अपने शोल्डर जॉइंट के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो ग्लिनॉइड कैविटी इतनी डीप नहीं है। ग्लिनॉइड जो फोसा है वो डीप नहीं है, लेकिन जो एसिटाबुलर फोसा है, एसिटाबुलम है जो उसके अंदर जो एसिटाबुलर फोसा है वो डीप है और वो पूरा उसके अंदर फीमर का कंडाइल चला जाता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर लेब्रम भी आ जाता है। तो इंतहाई स्टेबल ये जॉइंट है। हाई इंटेंसिटी की फोर्स होगी देन ही कोई डिस्लोकेशन होती है, वरना इसमें चांसेस बहुत कम होती हैं अनटिल अनलेस कि बहुत कोई हाई इंटेंसिटी की फोर्स हो। ठीक है, एसिटाबुलम प्रोवाइड्स अ मच डीपर सॉकेट देन द ग्लिनॉइड फोसा ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये देखें, ये एसिटाबुलर फोसा है। इसके अंदर फीमर, ये जो हेड है वो पूरा का पूरा इसके अंदर रोटेट ठीक है, जब और जो ही हम फ्लेक्शन करेंगे तो बकायदा ये एसिटाबुलम अपने आप को उस तरह का उसी शेप में कर लेती है जैसे अब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, साथ साथ उसके कोऑपरेट करती है फीमर हेड की। ठीक है, ये अभी आगे मैं आपको बताऊंगी लोड्स ऑन हिप में। जिस तरह अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो एसिटाबुलम जो है वो पेल्विस पूरा साथ, एसिटाबुलम पेल्विस के ऊपर है ना, तो पूरा साथ कोऑर्डिनेट करता है उसके मूवमेंट में, तो रोटेट करता है अंदर फीमर हेड। मीडियल और लेटरल रोटेशन में तो रोटेशन हो रही होती है, लेकिन जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है उसके अंदर भी जो फीमर हेड है वो रोटेट अंदर कर रहा होता है उसके एसिटाबुलर के। ठीक है, Several large strong ligaments also contribute to the stability of the hip. The extremely strong iliofemoral or Y ligament इसे, ठीक है, Y shaped ligament है, and the pubofemoral ligament strengthen the joint capsule anteriorly और posteriorly ischiofemoral ligament जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ये इशियम है, ये पेल्विस जो बोन है एक वो 3 है, ये आपका जो है इलियम। ठीक है, दिस इज इशियम, दिस इज प्यूबिस। ठीक है, इन 3 बोन्स का 3 इनोमिनेट बोन से मिलकर ये बनती है इशियम। जब हम बैठते हैं तो ये इशियम हमारा जो सरफेस के साथ ये टच हो रही होती है। ये प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है। ठीक है, प्यूबिस से आ रहा है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। दिस इज इलियोफिमोरल लिगामेंट। ठीक है, और ये नीचे इशियोफिमोरल लिगामेंट। ये इंटीरियर व्यू है एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू। द फीमर is a major weight bearing bone and is longest, largest, strongest bone in the body. Its weakest component is the femoral neck. ठीक है, और अगर इसके फ्रैक्चर जिस तरह कोई जब फोर्स लगती है तो इसके फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर के कॉमन होते हैं। एल्डरली में बहुत कॉमन है नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर और बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है ये। ठीक है, the femur angles medially downward from the hip during the support phase of walking and running, enabling single leg support beneath the body's center of gravity. Okay, its weakest component is the femoral neck which is smaller in diameter than the rest of the bone and the weak internally. ठीक है, इंटरनल साइड पे वो वीक होती है, लाइक इस वाली साइड पर जो उसकी ये वाली साइड है, इंटरनल साइड पे वो वीक होती है बिकॉज इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ट्रिबेक्युलर बोन। ठीक है, हमने बताया था वो एक कॉर्टिकल बोन होती है जो कि ठीक है हार्ड बोन है, और ट्रिबेक्युलर जिसमें ट्रिबेक्युलीज बने होते हैं। इंटरनली ये क्यों वीक होती है? वीक इंटरनली का मतलब यानी कि बाहर से तो कॉर्टिकल बोन है, अंदर से इसकी ट्रिबेक्युलर बोन है, और अंदर इंटरनली ये वीक होती है क्योंकि इसके अंदर ट्रिबेक्युलर बोन है।
एक्सटर्नली स्ट्रांग है क्योंकि कॉर्टिकल बोन है, ठीक है। अच्छा, अब एक बायोमैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसे हमें कॉक्सा वेल्गा, कॉक्सा वेरा, ठीक है, ये डिफॉर्मिटीज का पता चलता है। देन आगे एक फीमोरल कंडाइल्स का भी एक एंगल होता है, ठीक है, एंटी वर्जन, रेट्रोवर्जन, जिससे हमें पता चलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये क्या है, बिटवीन द फीमोरल नेक एंड शाफ्ट, ये एक एंगल बन रहा होता है। ये देखिए, नेक ऑफ फीमर और शाफ्ट ऑफ फीमर के साथ एक एंगल बनता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 125 डिग्री होता है, ठीक है। टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 115 टू 140 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली वो 125 डिग्री है, ठीक है। 125 डिग्री का वो एंगल होता है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज मेजर्ड इन द फ्रंटल प्लेन एंड टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 115 टू 140 डिग्रीज, लेकिन मोस्टली वो 125 डिग्री हम उसे कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बिटवीन द फीमोरल नेक एंड शाफ्ट ये एंगल बनता है। इसे हेड नेक एंगल भी कहते हैं। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ग्रेटर देन 125 डिग्री है, देन इट्स कॉल्ड एज कॉक्सा वेल्गा, ठीक है। अगर एंगल इंक्रीज हो गया तो वेल्गा होता है और डिक्रीज होता है तो वेरा होता है, ठीक है। ये तो हम क्यूबाइटल डिफॉर्मिटी में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कॉक्सा वेल्गा, एंगल इंक्रीज देन 125 डिग्री एंड एंगल डिक्रीज देन 125 डिग्री, देन इट्स कॉल्ड एज कॉक्सा वेरा, ठीक है। ये मैं आपको आगे इसका दिखाती हूँ। ये देखें, अब आप देखें, ये जो कॉक्सा वेल्गा है 125 डिग्री होगी, ग्रेटर देन 125 डिग्री है एंगल, ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें ऐसा लगता है जैसे लेंथनिंग ऑफ लिम्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एंगल बढ़ गया है ना, टांगे जरा लंबी लंबी सी हो जाएंगी, लेंथनिंग ऑफ लिम्ब अगर ये एंगल आपका इंक्रीज। और एबडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, एबडक्टर्स कॉक्सा वेल्गा के अंदर मोस्टली टाइट होते हैं, ठीक है। और दिस इज कॉक्सा वेरा। कॉक्सा वेरा एंगल अब क्या है, लेस देन 125 डिग्री, दिस इज कॉक्सा वेरा। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, फीमर हेड, वो नेक ऑफ फीमर और नेक ऑफ फीमर एंड शाफ्ट के दरमियान में बन रहा होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉक्सा वेरा, एन एंगल बिटवीन फीमोरल नेक एंड शाफ्ट लेस देन 125 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रेस आपके पास फीमोरल नेक पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजेस स्ट्रेस ऑन फीमोरल नेक, जाहिर बात है वो एंगल कम हो गया, इसकी वजह से शॉर्टन्स द लिम्ब, जाहिर बात है एंगल कम हो गया, जिस तरह मैंने आपको भी यहाँ पर दिखाया कि ये क्या है, ये देखें, एंगल इंक्रीज हो गया तो लिम्ब कॉक्सा वेल्गा में लेंथन टाइप लिम्ब लगेगी, कॉक्सा वेरा में स्मॉल हो गया तो जाहिर बात है आपकी शॉर्टर लिम्ब लगेगी। डिक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एबडक्टर्स, ठीक है, इंक्रीजेस द नोड, इसमें जो कॉक्सा वेरा है एबडक्टर्स जो है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे। इंक्रीज द लोड ऑन द फीमोरल नेक, रिड्यूसेस। अच्छा, अब क्या होता है, कॉक्सा वेरा में फीमोरल नेक के ऊपर स्ट्रेस डल रहा है और फीमोरल हेड के ऊपर, ठीक है, वो स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा है। फीमोरल, क्योंकि ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसमें ये चीजें बहुत जहन में रखने वाली चीज है कि फीमोरल नेक के ऊपर इसके अंदर आपके इंक्रीज लोड हो रहा है, उसमें स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हेड ऑफ फीमर है उसके ऊपर स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। अब हम कॉक्सा वेल्गा देखते हैं। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 125 डिग्री है, लेंथन्स द लिम्ब, और इसमें ऐसे जाहिर बात है, अब आप देखें, इसमें ऐसे लगता है जैसे एबडक्टर्स के कॉन्ट्रेक्चर बने हुए हैं, एबडक्टर्स के, ठीक है। ऐसे करके आप अपनी पोजीशन को अगर देखें हिप की, ये वाली साइड ऐसे करके देखें तो जाहिर बात है यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे हिप के एबडक्टर्स के कॉन्ट्रेक्चर हैं। अब इसके अंदर फीमोरल हेड जो है उनके ऊपर कॉक्सा वेल्गा लेंथनिंग हुई है लिम्ब की, ठीक है, इस तरह की पोजीशन बनी है कि फीमोरल नेक के ऊपर रिड्यूस हो रहा है लोड, और स्ट्रेस ज्यादा किसके ऊपर आ रहा है, फीमोरल हेड के ऊपर आ रहा है कॉक्सा वेल्गा में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन, द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ नेक एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस दैट पासिस थ्रू द फीमोरल कंडाइल, ठीक है। ये देखिए, एक्सिस ऑफ नेक, ये फीमोरल कंडाइल्स हैं, ये दरअसल किस तरह है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ये जो बोन है ना, मैं उसे इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है और मैं इसे ऊपर से यहां से देख रही हूँ, ठीक है, इसे मैं इधर से देख रही हूँ। ये फीमोरल कंडाइल्स के अंदर से पास कर रही है लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, और एक्सिस ऑफ नेक में से ये पास कर रही है, ठीक है। आप कहेंगे ये क्या बोन है, ये दरअसल बोन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, ये जो इसका ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट नीचे है और मैं इसे ऊपर से देख रही हूँ यहाँ से, ये पिक्चर में, ठीक है। ये एक्सिस जो नेक का एक्सिस है, ठीक है, जो नेक में से पास कर रहा है उसके, और एक जो ट्रांसफर्स जो है वो फीमोरल कंडाइल्स में से पास कर रहा है। ये देखिए, ये फीमोरल कंडाइल्स है, इसमें से पास कर रहा है,
तो ये क्या होता है, नॉर्मल 12 to 14 डिग्री ये एंगल होता है, ठीक है, एंगल ऑफ टॉर्जन। लेकिन एंगल अगर आपका लेस देन आपका 12 डिग्री है, देन इट्स कॉल्ड एज रिट्रोवर्जन, ठीक है। और एंटीवर्जन जब एंगल ग्रेटर देन 15 डिग्री है। ये मैं अब आपको बताती हूँ ये होता क्या। The angle of longitudinal axis of femoral neck to the line connecting posterior aspect of both femoral condyles in the transverse plane. अगर हम देखें नॉर्मल एडल्ट एंड चाइल्ड में ग्रेटर देन 6 होता है एंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यू बॉर्न में 30 to 40 डिग्रीज का एंगल होता है। लेकिन ये हम बात करेंगे जब आप एडल्ट हैं, ठीक है, उसके अंदर की एंगल, क्योंकि उसमें तो चेंज होता रहता है। जब बच्चा होता है फिर थोड़ा सा वो और बड़ा होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न में ये इतना होता है। ये देखें, ये दिस इज नॉर्मल है। अब देखें आपका क्या होगा, ये अब इधर से आपकी पूरी बायोमैकेनिक्स चेंज होती है। ये बेसिकली अगर ये एंगल कम होगा, अगर आपका एंगल जो है वो ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, आपके रोटेशन होती है उसके अंदर। अभी मैं आपको बताती हूँ ये एक्सेसिव एंटीवर्जन अगर क्या है, एन इंक्रीज इन द एंगल ऑफ टॉर्जन, जिसे कहते हैं एंटीवर्जन। रोटेशन ऑफ लिम्ब इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रोटेशन ऑफ लिम्ब, लिम्ब रोटेट कर जाएगी। अगर ये एंगल इंक्रीज होता है तो लिम्ब रोटेट कर जाती है, अगर इंक्रीज होगा तो एंटीवर्जन इंटरनली रोटेट कर जाएगी, और अगर डिक्रीज होगा तो ये लिटरली एक्सटर्नली रोटेट कर जाएगी, और वो रिट्रोवर्जन होता है, ठीक है। एंटीवर्जन के अंदर जो गेट, जो बंदा खड़ा होता है तो उसकी क्या होता है, टो इन गेट होती है, उसके पाँव, उसके जो पाँव होते हैं ना वो अंदर की तरफ होते हैं, और जो रिट्रोवर्जन होते हैं उसमें आपके क्या होते हैं, पाँव बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें एंगल ऑफ एंटीवर्जन इन्फ्लुएंसेस द रोटेशन ऑफ द लिम्ब एंड प्रोड्यूसेस अ टो इन गेट, ठीक है। खाली ये हिप तो नहीं है ना, पूरी हिप जॉइंट पूरी आपकी लोड ट्रांसफर करे आपके, ठीक है, वेट बेरिंग जॉइंट है। और नीचे से अगर ये इसके अंदर कोई एंगल में प्रॉब्लम आएगी, जिस तरह अब हमने पढ़ा कि कॉक्सा वेरा और वेल्गा है, वो जब कॉक्सा वेरा और वेल्गा होंगे तो जाहिर बात है नी जॉइंट के ऊपर भी कुछ नी जॉइंट पे भी इफेक्ट आएगा। जब नी जॉइंट पे इफेक्ट आएगा तो जाहिर बात है एंकल पे भी इफेक्ट आएगा। जब एंकल पे इफेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली फुट पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। अभी जब मैं नी जॉइंट आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कॉक्सा वेरा और वेल्गा का नी पे इफेक्ट आता है। नी पे भी डिफॉर्मिटीज हैं, जीनू वेलगम, जीनू वेरम, जिसे अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम नी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये पूरी सिमेट्री चेंज होती है। सो इसके अंदर टो इन गेट है, और जो रिट्रोवर्जन डिक्रीज इन द एंगल, और इसमें रोटेशन हो जाती है लिम्ब की, और वो क्या है, डक फीट, यानी कि टो आउट गेट, और इसे हम डक फीट भी कहते हैं। जिस तरह वो बतख के जो पाँव होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो रेट्रोवर्जन की वजह से टो आउट गेट, डक फीट गेट, और टो इन गेट पिजन टोज, ठीक है। टो इन गेट को पिजन टोज भी कहते हैं। जो ये कबूतर होते हैं उनके पाँव अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव एंटीवर्जन की वजह से जो है वो आपके टो इन गेट, पिजन टोज भी कहती हैं इसे, और जो रेट्रोवर्जन की वजह से टो आउट गेट, और इसे डक फीट भी कहते हैं। अच्छा, अब मूवमेंट्स कौन कौन सी हिप पे पॉसिबल है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरह ही एबडक्शन, एडक्शन, और लेटरल एंड मीडियल रोटेशन, ठीक है, ये पॉसिबल है। अब मूवमेंट्स हम देखते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे बताया है कि अनलाइक द शोल्डर गर्डल द पेल्विस इज ए सिंगल नॉन जॉइंटेड स्ट्रक्चर बट इट कैन रोटेट इन ऑल 3 प्लेन्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। वो क्या है, यानी कि जिस तरह आपके जो फीमर फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन करेगा तो उसी तरह एकोमोडेट करने के लिए एसिटोबुलम भी उसी तरह ही अपनी पोजीशन को कर लेगा। द पेल्विस फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ द फीमर बाय रोटेटिंग सो दैट द एसिटोबुलम इज पोजीशनड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग फीमोरल मूवमेंट। जहाँ पे फीमोरल मूवमेंट होगी, जहाँ पे फीमर जाएगी मूवमेंट करते, उसके साथ साथ ही एसिटोबुलम भी अपनी पोजीशन उस तरफ करती जाएगी, ठीक है, उस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, अब अगर आप लोगों को भूल गया है तो मैं इसे दोबारा बता देती हूँ। जब आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, उसके अंदर आपके जो हिप फ्लेक्सर्स हैं और आपके लंबर एक्सटेंसर्स, ठीक है, वो क्या हो रहे होते हैं, वो लेंथेंड हो रहे होते हैं, ठीक है, हिप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में। और शॉर्ट कौन हो रही है, हिप एक्सटेंसर्स एंड आपके जो हिप एक्सटेंसर्स एंड एब्डोमिनल फ्लेक्सर्स,
ठीक है, वो आपके शॉर्टनेड हो रहे होते हैं। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट विद द इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन टिल्टेड बैकवर्ड, जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है तो आपकी ASIS पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाती है, ASIS इज हायर देन योर PSIS, तो आपका एस्टेबुलम भी उसी तरह ही पोजीशन अपनी क्या कर लेता है, आपकी अपनी बनाता है, ठीक है। इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन टिल्टेड बैकवर्ड विद रिस्पेक्ट टू द एसिटेबुलम, पोजीशन द हेड्स ऑफ द फीमर। अब जब इस तरह की पोजीशन होगी तो आपका हेड ऑफ फीमर इन फ्रंट आपका जो है वो आ जाता है, ठीक है। और जाहिर बात है वो फ्रंट आता है तो आपके जो आपके ये जो हिप फ्लेक्सर्स हैं और आपके जो ठीक है वो उनमें हिप फ्लेक्सर्स और जो आपके लंबर एक्सटेंसर्स हैं उनके अंदर लेंथनिंग होती है, ठीक है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट अब जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो प्रोमोट्स फीमोरल एक्सटेंशन, ठीक है। एंड जब आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, फीमोरल एक्सटेंशन क्यों हो रही होती है, आप अभी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट अपना करके देखें, आप करें। जिन लोगों में जैसे ये डिफॉर्मिटी होती है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, उनका मतलब उनका पोस्चर इस तरह का बन गया कि उनका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हुआ है, और अभी आप इस तरह का पोस्चर बनाए अपने एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम वाली सारी वो चीजें आती हैं कि आपका हिप फ्लेक्सर्स और आपके लंबर एक्सटेंसर्स टाइट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। पेट और आपके हिप के एक्सटेंसर्स और आपके जो लंबर फ्लेक्सर्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है, वो टाइट वो लेंथेंड होते हैं। तो जब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो आपका फीमोरल वो इंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या हो रहा है, आपकी फीमोरल एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, फीमोरल एक्सटेंशन हो रही है आपकी। और ये जो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है उसके अंदर आपका क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आपकी बैकवर्ड्स जा रही है विद रिस्पेक्ट टू एस्टेबुलम, ठीक है। जाहिर बात है आपका पोस्टीरियर आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में आपके पीछे की तरफ जाती है ना, तो आपका ASIS और PSIS में क्या डिफरेंस आता है कि आपका ASIS जो है वो एक तरफ से ऊंचा हो जाता है और PSIS नीचा हो जाता है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में, ठीक है। सो पेल्विक गिर्डल जो है अपनी साथ साथ मूवमेंट को ये चेंज करता रहता है, बिल्कुल फीमोरल जो फीमर को फैसिलिटेट करने के लिए अपने आप को भी उस तरह मूवमेंट उसकी करवाता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि क्लास में शायद एक ही बच्ची को पता होगा, एक दो बच्चों को, कि ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ख्याल से हमने किया था, और दोबारा भी मैंने सेकंड में भी करवाया होगा यकीनन। ये Flexion, the 6 muscles primarily responsible for flexion at the hip are those crossing the joint interiorly, जिसके अंदर आपके पास क्या है, इलियाइकस, सॉस मेजर, ठीक है, इलियोसॉस जिसे कहते हैं, ये ट्रंक से आ रहा होता है मसल, ठीक है। ये आपका जो मसल है इलियोसॉस, ये आपका ट्रंक से आ रहा होता है, और ये ट्रंक, ठीक है, ये हिप की फ्लेक्शन, हिप का भी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है, और ट्रंक को भी आपके जो आपकी ट्रंक है उसे भी आपके हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्स करता है, ठीक है। सो रेक्टस फेमोरस, सार्टोरियस एंड टेंसर फेशियालिटा, ये सारे आपके क्या हैं, फ्लेक्सर्स के मसल्स हैं। सार्टोरियस मसल है, टू जॉइंट मसल है, ठीक है, सार्टोरियस भी टू जॉइंट मसल है, इसे टेलर्स मसल भी कहते हैं। क्रॉसिंग फ्रॉम सुपीरियर एंटीरियर इलिक स्पाइन टू द मीडियल टिबिया, ठीक है, क्रॉस करके आ रहा होता है मीडियल टिबिया जस्ट बिलो द ट्यूबरोसिटी। द सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, ठीक है। और ये जो सार्टोरियस है ये भी आपको क्या है, ये भी आपका असिस्ट कराता है फ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको भी बताया है यही बात कि द इलियाकस एंड सॉस मेजर ऑफन रेफर टू जॉइंट एज इलियोसॉस बिकॉज ऑफ देयर कॉमन अटैचमेंट्स टू द फीमर एज द मेजर हिप फ्लेक्सर्स, ठीक है। रेक्टस फेमोरस इज अ टू जॉइंट मसल, और ये कब होते हैं, ये हिप फ्लेक्शन में भी एक्टिवेट है और नी एक्सटेंशन में भी है, ठीक है। सो ये कब ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो हिप ये जो रेक्टस फेमरस है, क्योंकि ये हिप पे हिप फ्लेक्शन करा रहा है, नी पे क्या करा रहा है, नी पे भी, ठीक है, हिप पे करा रहा है हिप फ्लेक्शन और नी पे एक्सटेंशन करा रहा है। और ये इफेक्टिव कब है, हिप फ्लेक्सर कब ज्यादा इफेक्टिव है, जब नी आपका इन फ्लेक्शन होगा। अब ये आप लोगों को पता होगा कि क्यों इस तरह ये कहा है कि नी जो है नी पे फ्लेक्शन होगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ड्यू टू अगर नी हिप पे भी फ्लेक्शन करवा देंगे और साथ नी पे भी एक्सटेंशन करवा देंगे तो एक्टिव इंसुफिशियंसी हो जाएगी रेक्टस फेमरस मसल की, ठीक है। और एक्टिव इंसुफिशियंसी में मसल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और वो अपनी फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जब हिप फ्लेक्सर
कब ज्यादा इफेक्टिव है, जब हिप पे फ्लेक्शन करे और नी पे अपना फंक्शन वो क्या करे, वहां पे लेंथन करवा दिया जाए, यानी कि उस वाली सिर्फ एक जॉइंट पे जब अपना फंक्शन ज्यादा सही परफॉर्म करेगा, जब दूसरे पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये बात इसके अंदर कही है। ठीक है, वही जब जो एक कोई बच्चा है वो बॉल को किक करेगा तो कब ज्यादा इफेक्टिव है हिप रेक्टस फेमरस, जाहिर बात है जब हिप पे हम नी पे फ्लेक्शन कर लेते हैं ना, जब किक करने लगते हैं नी पे फ्लेक्शन करते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट किक आती है। ठीक है, तो यही बात इसके अंदर की है। तो मैं यही आपको कहती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें जो होती हैं वो भूलने के लिए नहीं होती। ये एक्टिव इंसुफिशियंसी, पैसिव इंसुफिशियंसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी है, बट ये हर जगह पे अब आपके साथ चलेगी। ठीक है, एक्सटेंशन अब कौन है, हैमस्ट्रिंग्स, जिसके अंदर बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, ये है, ये टू जॉइंट मसल्स हैं, ये भी ये आपके हिप के एक्सटेंसर्स हैं, और हिप के जो ग्लूटियल मसल्स हैं, ठीक है, वो भी हिप के एक्सटेंसर्स हैं, वो वन जॉइंट मसल हैं। द ग्लूटियस मैक्सिमस इज अ मैसिव पावरफुल मसल दैट इज यूजुअली एक्टिव ओनली व्हेन द हिप इज इन फ्लेक्शन। ठीक है, द हैमस्ट्रिंग ड्राइव देयर नेम फ्रॉम देयर prominent tendons. These two joint muscles contribute to both extension at the hip and flexion at the knee. ठीक है, हिप पे क्या करा रहे हैं, एक्सटेंशन करा रहे हैं, और नी पे क्या क्या करा रहे हैं, फ्लेक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव कब होती हैं, अब देखें, सिर्फ और सिर्फ अगर आप हिप पे एक्सटेंशन कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग के दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हिप पे भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप नी के ऊपर भी फ्लेक्शन कर रहे हैं, दोनों फंक्शन अगर परफॉर्म कर लिए तो हैमस्ट्रिंग अपनी फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। कब फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जब हम हिप पे उसकी एक्सटेंशन करवा रहे हो और नी पे उसकी हम एक्सटेंशन करवा दें। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मसल्स एक्टिव इंसुफिशियंसी में नहीं जाएगा और वो अपनी अच्छी फोर्स प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, अब जो एबडक्शन है, एबडक्शन कौन करवाते हैं, द ग्लूटियस मीडियस इज द मेजर एबडक्टर एक्टिंग एट द हिप, और ग्लूटियस मिनिमस भी इसके अंदर असिस्ट करवाता है। ठीक है, जैसे कि when the body is supported by the right foot during walking, the right hip abductors contract isometrically and eccentrically to prevent the left side of the pelvis from being pulled downward by the weight of the swinging left leg. ठीक है, वो इस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं कि ताकि आपका जब वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो ऐसा ना हो क्या, जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ पेल्विस है वो शिफ्ट हो जाए दूसरी तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक वो मैंने आपको लेटरल पेल्विक टिल्ट का भी बताया था। ठीक है, जब लेटरल पेल्विक टिल्ट होता है तो किस तरह आपके एबडक्टर्स की, ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, ये मैं अब आप लोगों से जब आपकी फिजिकल क्लास होगी उसमें पूछूंगी कि अब जब आपके लेटरल पेल्विक टिल्ट होता है तो एडक्टर्स कौन सी साइड के टाइट होते हैं, एबडक्टर्स कौन सी साइड के वीक होते हैं। ठीक है, और क्या रोल है ग्लूटियस जो मीडियस या मिनिमस का, इसके अंदर क्या रोल है, ये मैं आपसे पूछूंगी, ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी आप लोगों को। This allows the left leg to move freely, ठीक है, through the swing phase. If the hip abductors are too weak to perform this function, then lateral pelvic tilt and dragging of the swing foot occurs with every step during gait. ठीक है, इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आपका लेटरल पेल्विक टिल्ट होता है, लेटरल पेल्विक टिल्ट मैं अब आपको राइट साइड में बता रही हूँ। ठीक है, राइट फॉर एग्जांपल राइट लेटरल पेल्विक टिल्ट हुआ है, तो राइट लेटरल पेल्विक टिल्ट में ये है कि आपकी अभी आप खड़े हो जाएं और आप ये परफॉर्म करें कि आपकी राइट साइड ऑफ पेल्विस, यानी कि आपका हिप जो ड्रॉप हुआ है वो राइट साइड पे है, ये है राइट पेल्विक टिल्ट। तो जिस साइड पे आपका हिप ड्रॉप हुआ है और दूसरी आपकी जो सपोर्टेड लेग है वो हिप हाइट वाली सपोर्टेड लेग होती है, जहां पे आपका हिप ऊंचा हुआ है। ठीक है, अभी आप अगर करें, ठीक है, तो आपकी सपोर्टेड लेग कौन सी होती है, ओपोजिट वाली आपकी सपोर्टेड लेग है। तो आपके एडक्टर्स किसके टाइट होंगे, एडक्टर्स आपके टाइट हो रहे होते हैं सपोर्टेड लेग। ठीक है, और जो आपके हिप के जो अगर किसी के लेटरल पेल्विक टिल्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपके एडक्टर्स कहाँ से शॉर्ट एंड हो रहे हैं, आपकी जो सपोर्टेड लेग है वहां से आपके शॉर्ट हो रही हैं एडक्टर्स। ठीक है, और जो आपके अगर और ये जो आपकी जहाँ पे जिस साइड पे टिल्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे अगर आपके टिल्ट हुआ है, ठीक है, उस साइड के एडक्टर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, उस साइड के एडक्टर्स वीक होते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से आपके हिप एबडक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और आपकी पेल्विस को अलाइन करते हैं। अगर ये ना करें तो ये जो गेट आती है ट्रेंडलनबर्ग गेट कहते हैं, ये बेसिकली एडक्टर्स और ये जो आपके वीकनेस की वजह से आ रही होती है। ठीक है, एडक्टर्स और ये ग्लूटियल मसल्स हैं, इनकी वीकनेस की वजह से आ रही होती है।
देन आपकी आ जाती है एडक्शन। द हिप एडक्टर्स आर दोज मसल्स दैट क्रॉस द जॉइंट मीडियली एंड इंक्लूड द एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस एंड ग्रेसिलस। ठीक है, ये वाले आपके जो मसल्स होते हैं एडक्शन में आते हैं। ग्रेसिलस क्या है? इज अ लॉन्ग रिलेटिवली वीक स्ट्रैप मसल दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लेक्शन ऑफ द लेग एट द नी। The other three adductors muscles also contribute to flexion and lateral rotation at the hip, particularly when femur is medially rotated. ठीक है, medial and lateral rotation of the femur कौन करवा रहे हैं? Piriformis, gemellus superior, gemellus inferior, obturator internus, obturatus externus and quadratus femoris। ठीक है, ये आपके करवा रही होती हैं आपकी medial and lateral rotation of the femur। ठीक है, medial and lateral rotation of femur ये देखिए, जब हम बिल्कुल हमारी नी के ऊपर बिल्कुल नी पे कोई भी एंगल नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मीडियल रोटेशन तभी होगी जब हम पाँव को अंदर मूव करेंगे तो हिप की भी ठीक है, जब हम टांग को अंदर मूव करेंगे तो मीडियल रोटेशन होगी और बाहर मूव करेंगे तो लेटरल रोटेशन होगी। बट अगर आप सिटिंग पोजीशन है, नी आपका 90 डिग्रीज के ऊपर है, ठीक है, तो देन जब आप लेग को बाहर करते हैं देन आपकी मीडियल रोटेशन होती है और लेग को अंदर करते हैं तो आपकी लेटरल रोटेशन होती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेजर मीडियल रोटेटर्स ऑफ द फीमर कौन से हैं? ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है, और इसके अंदर टेंसा फेशा लेटा, सेमी टेंडनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस एंड ग्लूटियस मीडियस जो है वो असिस्ट करवाती हैं। मीडियल रोटेटर्स आर वीक इन कंपैरिजन टू द लेटरल रोटेटर्स, with the estimated strength of medial rotators only approximately 1/3 of the lateral rotators। ठीक है, lateral rotators ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन क्या है? वो कब होती है? जब आपकी हिप जो है वो 90 डिग्री उसके 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन के ऊपर आपकी हिप हो। ठीक है, हिप आपकी 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे हो, देन आप फीमर को एबडक्शन और एडक्शन करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी हिप 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे है, अब आप इधर करेंगे, बाहर लेके जाएंगे तो एबडक्शन है और अंदर लेके जाएंगे तो एडक्शन है। ये मैं पिक्चर, ये तो मीडियल रोटेशन बता रही है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, लोड्स ऑन द हिप। द हिप इज अ मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट दैट इज नेवर फुली अनलोडेड ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज। ठीक है, इस पर हम वेट डल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर when the body weight is evenly distributed across both legs during upright standing, the weight supported at each hip is 1/2 the weight of the body segments above the joint। ठीक है, the total load on each hip in this situation is greater than the weight supported because tension in the large strong hip muscles further adds to compression at the joint। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपके हिप जॉइंट पे वेट अगर इवनली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, फिर भी वो लोड आपने जो फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी सेगमेंट्स का लोड है उससे भी वो ज्यादा लोड होता है हिप जॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हिप के जो लॉन्ग मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, उनमें टेंशन प्रोड्यूस होती है और वो जब टेंशन प्रोड्यूस होती है तो हिप जॉइंट पे और ज्यादा वेट आ जाता है। ठीक है, ये लोड्स ऑन द हिप। ठीक है, कैरिंग अ लोड सूट सच एज सूट केस ऑफ 25% बॉडी वेट ऑन वन साइड प्रोड्यूसेस 167% इंक्रीज इन लोडिंग ऑन द कॉन्ट्रालेटरल हिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपने एक ब्रीफ केस उठाया है, सूट केस उठाया है, आपने राइट साइड पे उठाया है, तो आपकी कॉन्ट्रालेटरल हिप यानी कि आपका जो दूसरा हिप है जिस तरफ के हाथ में आपने कुछ भी नहीं उठाया हुआ, उस वाले में लोड क्यों इंक्रीज हो रहा होता है? क्योंकि जब आप उठाते हैं तो आप वेट अपना दूसरी तरफ ऐसे करके शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दूसरी साइड पे आपका वेट जो है वो आ रहा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हिप जॉइंट को ऐसा ही बनाया है कि वो लार्ज वेट्स जो है वो उसकी आदत होती है उठाने की। ठीक है, तो इतना उसे कोई अगर मसल्स वीकनेस नहीं है, मसल्स अच्छी हैं, सारे स्ट्रांग हैं, तो हिप जॉइंट अच्छे, ठीक है, वो हैबिचुअल है लार्ज लोड्स को उठाने का। ठीक है, ओके। कॉमन इंजरीज ऑफ द हिप, उसमें क्या है? पेल्विस एंड फीमर आर लार्ज स्ट्रॉन्ग बोन्स। द हिप इज सब्जेक्टेड टू हाई रिपीटेटिव लोड्स रेंजिंग फ्रॉम 4 to 7 times बॉडी वेट ड्यूरिंग लोकोमोशन। ठीक है, फ्रैक्चर्स ऑफ फीमरल नेक फ्रीक्वेंटली अकर ड्यूरिंग द सपोर्ट फेज ऑफ वॉकिंग अमंग एल्डरली इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब उनकी सपोर्ट फेज यानी कि अभी वजन डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल अभी वो चल रहे हैं और चलने में भी उनकी ये पोजीशन है कि उन्होंने राइट साइड पे भी वजन डाला हुआ है, एज के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, बोन की मिनरल डेंसिटी वैसे ही कम हो जाता है, कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है
आपके जब वो सपोर्ट फेज यानी कि फॉर एग्जांपल स्टेंस फेज ही है, सपोर्ट फेज वही होगी, उस पर उन्होंने डाला है, तो बहुत कॉमन है कि वहाँ पे उनके नेक ऑफ फीमर का एल्डरली जो होते हैं इंडिविजुअल्स, उनमें कॉमन है नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर्स. These femoral neck fractures often result in loss of balance and a fall. A common misconception is that the fall always causes the fracture. ठीक है कि भाई फॉल हुआ है और फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. एल्डरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं, बोन मिनरल डेंसिटी सिग्निफिकेंटली लो होती है, विटामिन डी लेवल सिग्निफिकेंटली लो होते हैं. तो ये होता है कि पहले फ्रैक्चर होती है वहां से बोन, उसके बाद वो गिरते हैं. ठीक है. सो हिप फ्रैक्चर्स जो है उन लोगों में कॉज ऑफ, ठीक है, डेथ भी है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर सकते. और फिर वो अगर कोई इधर से, जिस तरह हमारे बताए फीमोरल आर्टरी जो होती है, जो ठीक है, उनके भी जो आपके जो फीमर के जो हेड ऑफ फीमर है, एक आर्टरी जो एक, क्योंकि फीमर में एक न्यूट्रिएंट आर्टरी है जो वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है, अगर उसका भी साथ वो ठीक है डैमेज हो जाए तो निक्रोसिस हो जाता है. और ये ठीक है, ये और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं. कोई बीच में इम्बोलस है, ठीक है, कोई वो ब्लड क्लॉट है, ठीक है, वो ट्रेवल कर गया उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत ये मतलब आगे आगे फिर सेकेंडरी चीज़ों को लेकर चल रहा होता है, और इसकी वजह से डेथ हो सकती है एल्डरलीज में. A high percentage of cortical bone in the proximal femur is protective against hip fractures when the hip bones have good health. ठीक है, वो जाहिर बात है जब एल्डरली आप होते हैं तो आपकी वो कॉर्टिकल बोन भी जाहिर बात है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होती है, और ट्रिबेकुलर बोन ज़्यादा इंक्रीज कर रही होती है. सो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स एल्डरली में बहुत कॉमन है. देन कॉन्ट्यूजन ये है कि जिस तरह ब्लो इंजरीज, जैसे फॉर एग्जांपल अब रेसलिंग कर रहे हैं तो किसी ने वो एक को ब्लो ठीक है पंच किया है और वो मसल्स पे क्या है कॉन्ट्यूजन बन गया, ये होता है बेसिकली. ठीक है. इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई आर इन प्राइम लोकेशन फॉर सस्टेनिंग ब्लोज ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स. यही जिस तरह रेसलिंग है, ठीक है, ये कबड्डी वगैरह होती है इसके अंदर, तो इसमें ठीक है ये इसमें कभी ऐसा होता है कि ये चीज कॉन्ट्यूजन सीरियस हो जाता है. कैसे कि जब आपका वो ये कॉन्टेक्ट स्पोर्ट में कोई आपकी ब्लो हुआ इंटीरियरली, और उससे आपका क्या हो गया, इंटरनल हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है. ठीक है. इंटरनल ब्लीडिंग जब आपकी स्टार्ट हो गई है तो बंदे को बाहर से नहीं पता चल रहा कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है. और इंटरनल ब्लीडिंग से क्या होता है, फिर वो जो अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल रही, वो प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और प्रेशर वो ब्लड निकल रहा है अंदर से, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो होती है ना उन्हें कंप्रेस कर रहा है. जब उन्हें कंप्रेस करेगा तो जाहिर बात है उसके अंदर क्या हो जाएगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. ठीक है, जाहिर बात है जब वो कंप्रेस होगा तो लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेज्ड, इसे कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम इसे कहते हैं. ठीक है. इसकी वजह से अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. आपके जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो जाहिर बात है जब वो कंप्रेस हो जाएंगी ब्लड लेकर नहीं जाएंगी, तो आपका क्या हो जाता है, इफ नॉट ट्रीटेड दिस कैन लीड टू टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एज द ब्लड वेसल्स आर कंप्रेस्ड बाय द रेज प्रेशर विद इन द कंपार्टमेंट. ठीक है. और ये ऐसी कंडीशन होती है पता भी नहीं चल रहा होता बंदे को, क्योंकि बाहर ब्लीडिंग नहीं हो रही, इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है. स्ट्रेन्स जो है वो कॉमन है, इतने कॉमन नहीं है वो. दरअसल ये होता है कि हम मोस्टली जब हम अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं हम कोई बिल्कुल एंड पर हिप फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन नहीं कर रहे होते हैं, हिप फ्लेक्शन नी एक्सटेंशन, ठीक है, ये हम इस तरह से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे होते. हमें वही है ना कि मसल अपने मिड रेंज में ही वर्क कर रहे होते हैं. तो हैमस्ट्रिंग की जिस तरह एक्सटेंशन है, अगर लेक ऑफ हैमस्ट्रिंग एक्सटेंसिबिलिटी हो कि किसी के हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं, ठीक है, एथलीट्स में नहीं होते ये, क्योंकि वो लोग इतनी ये एक्टिविटीज करते हैं, उन लोगों के टाइट नहीं होती है, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स मोस्टली लोगों के टाइट होते हैं. तो क्या होता है, ये आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं उनका स्ट्रेन कॉमन है कि जब वो उन्हें बियॉन्ड देयर लेवल जब वो स्ट्रेच होते हैं, कोई एक्टिविटी है, कोई स्प्रिंटिंग है, कोई एथलीट्स हैं, ठीक है, कुछ भी वो कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो जिसके अंदर फॉर मोस्टली क्या होता है, लेट स्टैंस और लेट स्विंग. ठीक है. लेट स्टैंस जब आप अपना पाँव उठा के दोबारा जमीन पे आगे रखेंगे तो हैमस्ट्रिंग उस वक्त लेंथेंड ही हो रहे होते हैं. ठीक है. स्विंग फेस के भी लेट स्विंग में भी लेंथेंड हो रहे होते हैं. तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन उधर कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, लेंथनिंग हो रही होती है. और इसे किस तरह से रोका जा सकता है, अगर आप हैमस्ट्रिंग्स को अपने ठीक है उन्हें स्ट्रेच करें रेगुलरली, उन्हें स्ट्रेंथनिंग करें रेगुलरली, देन ये स्ट्रेन्स को मिनिमाइज भी किया जा सकता है.
ठीक है। देन स्ट्रेन्स टू द ग्रॉइन एरिया आर ऑल्सो रिलेटिवली कॉमन अमंग एथलीट्स इन स्पोर्ट्स इन विच फोर्सफुल थाई एबडक्शन, ठीक है, वो फोर्सफुल थाई एबडक्शन मूवमेंट में क्या होता है, एडक्टर्स जो होते हैं उनका स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, तो ये भी कॉमन है। ओके क्लास, दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर, थैंक यू।